तो आप सीधे ब्लैक होल के सेंटर में उतरते हैं और एक दुखद अंत के लिए तैयार हैं। खैर, आपको ये सब नहीं करना है। ब्लैक होल में गिरने से जरूरी नहीं कि आप या आपका स्पेसशिप खत्म हो जाए। जिंदा रहने के लिए आपको एक बड़ा ब्लैक होल चुनना होगा। अगर आप एक छोटे से ब्लैक होल में गिरते हैं तो इसका इवेंट होराइजन भी संकरा होगा। इसकी ग्रेविटी हर इंच नीचे जाते हुए बढ़ती जाएगी। इसलिए अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपकी फिंगर्स पर ग्रेविटी आपके एल्बो के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग होगी। इससे आपका हाथ लंबा हो जाएगा और आपको कुछ दिक्कत महसूस होगी। सच कहें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप काफी विशाल ब्लैक होल जैसे गैलेक्सीज के सेंटर में गिरते हैं तो चीजें चेंज हो जाती हैं। वे सूर्य से लाखों गुना वजनी हो सकते हैं। उनका इवेंट होराइजन चौड़ा होता है और ग्रेविटी इतनी जल्दी नहीं बदलती। ऐसे में जो फोर्स आप अपनी हील्स या अपने सिर पर फील करेंगे वो लगभग समान होगी। साथ ही आप ब्लैक होल के सेंटर तक जा सकते हैं। इस मिथक का भंडाफोड़ हुआ है। अगले मिथक का दावा है कि हम एक बड़े विस्फोट से धरती को एक विशाल एस्टेरॉइड से बचा सकते हैं। इस कहानी का प्लॉट कुछ इस तरह है कि एक स्पेसशिप एक एस्टेरॉइड के सरफेस पर उतरेगा। एस्ट्रोनॉट्स की टीम जल्दी से इसमें एक होल ड्रिल करेगी, वहां एक तोहफा छोड़ देगी और उड़कर वापस आ जाएगी। फिर होगा धमाका। नतीजतन एस्टेरॉइड कई टुकड़ों में टूट सकता है और पृथ्वी की तरफ आने का अपना सफर जारी रख सकता है। खैर, एस्टेरॉइड के बड़े बड़े टुकड़े हमारे सरफेस पर गिर सकते हैं जिससे काफी नुकसान होगा, तो हमारा मिशन फेल हो गया। खैर, धरती को बचाने के लिए हमें रियल में एक बड़े विस्फोट की जरूरत है, न केवल एस्टेरॉइड के अंदर बल्कि इसके सरफेस के ठीक ऊपर। जब विस्फोट होगा तो उसकी फोर्स एस्टेरॉइड को थोड़ा नीचे की तरफ धकेल देगी। अगर उसकी ट्रैजेक्टरी में मामूली चेंज होता है तो ये फ्यूचर में एस्टेरॉइड को धरती के पास से होकर निकलकर जाने देने के लिए काफी होगा। ओह, और अगर आपने किसी एस्टेरॉइड पर एक बड़ा विस्फोट किया तो आप कभी भी उसका तेज साउंड नहीं सुन पाएंगे। जी, हम अक्सर फिल्म्स में स्पेसशिप और स्पेस में लड़ाई की आवाज सुनते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथक है। साउंड एक वेव है जो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण फैलती है। कोई इंसान आपसे कुछ फीट की दूरी पर ताली बजाता है। साउंड वेव ताली के बगल में पहले एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू करती है, फिर ये दूसरे तीसरे को पुश करती है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक वेव आपके कान तक नहीं पहुंच जाती। तो साउंड फैलाने के लिए हमें हवा या पानी जैसे मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में साउंड वेव्स सही तरह से फैलती हैं, लेकिन स्पेस एक वैक्यूम है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। आप वहाँ जोर से ताली बजा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जो वाइब्रेट कर सकें और उस साउंड को आगे ले जा सकें। एस्टेरॉइड के बारे में एक और मिथक, हमें मार्स के ऑर्बिट से थोड़ी दूरी पर रहकर उड़ान भरने की जरूरत होगी। वाह, हम एक एस्टेरॉइड बेल्ट में हैं और हमें लगातार विशाल चट्टानों और बर्फ के ब्लॉक को चकमा देना है। हम कुछ घने एस्टेरॉइड बादल में आ गए। ओह, ये सच नहीं है। फैक्ट ये है कि स्पेस काफी बड़ा है और दूरियां बहुत ज्यादा। एस्टेरॉइड बेल्ट में सभी चट्टानें और मलबा चंद्रमा के वजन का केवल 4% है, तो रियल में उनमें से बहुत से वहां मौजूद ही नहीं है। स्पेस के खालीपन के साइज को समझने के लिए दो गैलेक्सीज की टक्कर को देखें। उनमें से प्रत्येक में अरबों स्टार हैं। अगर हम उन्हें मिक्स कर दें तो यहाँ भी कोई टक्कर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और मिथक ये है कि हमारे ऑर्बिट में जीरो ग्रेविटी है। कल्पना कीजिए कि आप हवा में 10 मील ऊपर एक विशाल बॉक्स में हैं। अब हम बॉक्स को छोड़ देते हैं और ये गिरना शुरू हो जाता है। आप उसी स्पीड से बॉक्स के साथ साथ गिर रहे हैं। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप जीरो ग्रेविटी में फील करते हैं। ऐसा ही ऑर्बिट में होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 250 मील ऊपर है और ये लगातार गिर रहा है। हालांकि ये प्लैनेट के सरफेस की तरफ नहीं गिर रहा, बल्कि इसके चारों ओर उसके ऑर्बिट में घूम रहा है। इस पॉइंट पर इसकी स्पीड लगभग 4.7 मील प्रति सेकंड है। ये यूनाइटेड स्टेट्स को वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक केवल 8 मिनट में पार कर सकता है। तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स भी ऐसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वे बस उस स्पीड से ISS के साथ गिर रहे हैं। अब आइए चंद्रमा को देखें। यह हमेशा हमें एक
साइड से ही दिखता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा की एक डार्क साइड है और सूर्य की किरणें वहां कभी नहीं पहुंचती। ये एक मिथक है। पूरी बात यह है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ ग्रेविटेशनली लॉक्ड है। वहां भी दिन और रात होते हैं, बस ये रोटेशन पृथ्वी के रोटेशन के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। इसलिए जब भी आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको केवल एक ही साइड दिखाई देती है। हालांकि वहां पर सूर्य के चमकने वाले दिन भी होते हैं, इसलिए ये डार्क साइड नहीं, ये दूर वाली साइड है। वैसे अब हमारे पास इस जगह की तस्वीरें भी हैं। या हमारे पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर्स में से एक साउथ पोल एटकिन बेसिन भी है। ये टेक्सास की 2 स्टेट्स जितना चौड़ा है। एक मिथक जो झूठा निकला वो ये है कि लोग असल में कभी चंद्रमा पर नहीं गए। ये पहले एस्ट्रोनॉट्स का ओरिजिनल स्पेस सूट है जो वहां गए थे। शूज के सोल को देखो। कुछ लोग दावा करते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे वहां इस तरह से फुटप्रिंट्स छोड़ सकते थे। दरअसल वे ऐसा कर सकते थे। चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स ने अपने सूट के ऊपर एक्स्ट्रा शूज पहने थे और उनके सोल पूरी तरह से चंद्रमा पर फुटप्रिंट से मेल खाते थे। जब एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा से निकले तो उन्होंने उनको ग्रैब नहीं किया। उन्होंने काफी सारा सामान भी वहीं छोड़ दिया। उन्होंने लूनर मॉड्यूल का वजन कम करने के लिए उसके आर्म रेस्ट को भी तोड़ दिया था। अब चंद्रमा पर मानव कचरे का कुल वजन लगभग 187 टन है, जिसमें कई लूनर रोवर्स, स्पेसक्राफ्ट का मलबा, रॉकेट स्टेजेस और लूनर प्रोब शामिल हैं। ये 3 बोइंग 737 के बराबर है। अगला मिथक गर्मियों के बारे में है। गर्म मौसम इसलिए आता है क्योंकि धरती एक वर्ष में सूर्य के सबसे नजदीक पहुंच जाती है। सूर्य हमारे प्लेनेट को ज्यादा वार्म करता है और हम सभी को बीच पर जाना पड़ता है। ये सच नहीं। आइए अपने प्लेनेट के बीच एक एक्सिस बनाएं। ये एक साइड थोड़ा झुका हुआ है। सर्दी तब आती है जब हमारे प्लेनेट का एक्सिस सूर्य से दूर झुका होता है, लेकिन समय के साथ एक्सिस सूर्य की ओर झुक जाता है। फिर उसकी रेज एक ऐसे एंगल पर शाइन करती है कि वो गर्म हो जाता है। हालांकि ये सच है कि पृथ्वी सूर्य से अलग दूरी पर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि थोड़ा फ्लैट है, एक एलिप्स। आमतौर पर हम सूर्य से दूरी को लगभग 93 मिलियन मील मानते हैं, लेकिन वो दूरी 3 मिलियन मील से लंबी या कम हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने ऑर्बिट में किस पॉइंट से गुजरते हैं। सूर्य के बारे में एक और मिथक है कि वो पीला है। आइए आपको इसके लिए स्पेस में भेजते हैं। आप खिड़की से बाहर देखें और ये तो सफेद है। केवल हमारे एटमॉस्फेयर के फिल्टर से ही सूर्य हमें पीला दिखाई देता है। हवा की कंपोजिशन और इसकी मोटाई सूर्य की लाइट को चेंज कर देती है। लेकिन स्टार अलग अलग रंगों में आते हैं। कूलर स्टार ब्राइट ऑरेंज और रेड कलर वाले होते हैं। ये आमतौर पर बहुत पुराने स्टार होते हैं जो हमारे सूर्य से भी पुराने हैं। लेकिन यंग और बहुत हॉट स्टार ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं। सूर्य इस स्पेक्ट्रम के बीचों बीच है। आपने ये भी सुना होगा कि अगर आप अपने स्पेस सूट को आउटर स्पेस में उतारते हैं तो आप गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। खैर, हमारी बॉडी को बाहर की तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन स्पेस एक वैक्यूम है। एक विशाल मेटल के बैरल की कल्पना करें और हमने वहां से सारी हवा निकाल ली। उसमें -455 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर जोड़ें और आपके पास स्पेस तैयार है। यदि आप इन कंडीशंस में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी में सभी एयर पॉकेट्स जैसे हमारे फेफड़े फैलने लगेंगे। तो आप रियल में गुब्बारे की तरह फट सकते थे अगर हमारे पास इलास्टिक टिश्यू नहीं होते। वे स्ट्रेच और बेंड होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी का साइज बना रहता है। आपकी बॉडी में लगभग 20 सेकंड तक चलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होती है। ऐसे में आपके ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी और आप जल्दी ही दम तोड़ देंगे। तो आप फटोगे नहीं और आप फ्रीज भी नहीं होगे क्योंकि आप वैक्यूम में होंगे। ये हीट को कंडक्ट नहीं करता। उदाहरण के लिए पानी बहुत अच्छी तरह से हीट कंडक्ट करता है और आप इससे तुरंत ठंडा फील करते हैं, लेकिन आप समान टेम्परेचर की हवा में बेहतर फील करते हैं। अगर आप स्पेस के वैक्यूम में हैं तो सुपर लो टेम्परेचर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोलर रेडिएशन सबसे बुरा है। पृथ्वी पर हमारे पास एटमॉस्फेयर के रूप में रेडिएशन के खिलाफ एक शील्ड है। ये हानिकारक रेस को रोकता है। आउटर स्पेस में आप डिफेंसलेस होंगे।
एक और मिथक सेल फोन से जुड़ा है। लोग सोचते हैं कि जब आप अपने दोस्त का नंबर डायल करते हैं तो आपका फोन स्पेस में सिग्नल भेजता है। वहाँ सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो आपके सिग्नल को उठाएगा और इसे सीधे आपके फ्रेंड के फोन में मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, सच नहीं है। हालांकि दुनिया में ऐसे सैटेलाइट फोन हैं जो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन जब आप एक सेल फोन से कॉल करते हैं तो आपका सिग्नल सेल टावर्स के एक सिस्टम के जरिए एक से दूसरे में तब तक ट्रांसमिट होता है जब तक कि ये आपके फ्रेंड के फोन तक नहीं पहुंच जाता। फिर आप एक दूसरे से असल में जरूरी बातें शेयर कर सकते हैं।